नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम जैसा कि बीएनएस की एमसीक्यू सीरीज यूपीएसआई के लिए चला रहे हैं, तो आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट धांसू दमदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को चीज़ें बताई थी वो आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बीएनएस जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? तो उसका प्राइमरी उद्देश्य है जस्टिस देना, साथ ही साथ अगर कोई विक्टिम है तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करना। ये विक्टिम सेंट्रिक है, मतलब पूरा फोकस जो है, अगर किसी आदमी को कोई दुख हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है। ये रिफॉर्मेशन के अप्रोच पे बेस्ड है, मतलब ये एक प्रकार से रिफॉर्मेटिव और विक्टिम सेंट्रिक है कि विक्टिम को अगर कुछ भी हो जाता है, जिसको कोई हानि हुई है, कोई इंजरी हुई है, कोई क्षति पहुंची है, उसके लिए ये काम करती है। इसकी फिलॉसफी इसी चीज पे बेस्ड है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बीएनएस में जो आईपीसी है वो कब ऑफिशियली रिप्लेस किया गया। तो ये 1 जुलाई 2024 को नया बना दिया गया, क्योंकि जो पहले वाले कानून थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल थे। वो आज के मॉडर्न समय के हिसाब से जस्टिस देने में पूरी तरीके से सामर्थ्य नहीं थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सेंट्रिक अप्रोच पे बेस्ड थे या कॉलोनिकल इरा पे बेस्ड थे। आज का दौर जस्टिस रिफॉर्मेशन और लिबरल अप्रोच पे बेस्ड है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीएनएस में टोटल कितने सेक्शन है? जो हमारा भारतीय नागरिक संहिता है उसमें 358 टोटल जो सेक्शन है वो है, जबकि हमारा इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि पहले जो आईपीसी में थे वो 511 सेक्शन थे। इसके कंपैरिजन में बीएनएस छोटा स्ट्रीमलाइन किया गया है, अपडेट किया गया है, इसलिए अब इसमें 358 सेक्शन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सेक्शन 23 सब क्लास 1 जो है वो कम्युनिटी सर्विस की बात करता है। कम्युनिटी सर्विस जो है एक प्रकार से रिफॉर्मेशन पे अप्रोच है। कहने का मतलब ये है कि जब अफेंडर कोई भी अपराध सोसाइटी में करता है तो वो दोबारा से उस चीज़ में रिफॉर्मेशन लाए, कम्युनिटी की सर्विस करे, लोगों समुदाय में कुछ काम करे जिससे उसके अंदर बदलाव और रिफॉर्मेशन हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है सी होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब ऑर्गेनाइज क्राइम को समझते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है पहली बार कोडिफाई लॉ ने किया, तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो हमारा नया अब बीएनएस आया है उसमें दिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम में कई सारे क्राइम हैं, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर स्नैचिंग के मामले हैं, इसके बाद कंट्रैक्ट किलिंग के मामले हैं, एग्जामिनेशन के जो चीटिंग के मामले हैं या अनफेयर जो एडवांटेज लिए हैं उनके मामले। तो जो ऑर्गेनाइज के छोटे मोटे मामले हैं, सिंडिकेट के मामले हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मॉब लिंचिंग, जैसे किसी को मॉब के लोगों ने मिलकर पीट दिया, इसके बाद उसको लटका दिया, तो ये भी जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत आता है। तो मॉब लिंचिंग भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम प्लस सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो अब चलते हैं बीएनएस में सेडेशन और इंटॉक्सिकेशन के कंटेंट किस ऑफेंस में आता है। तो जो ये है, अगर आप किसी को इंटॉक्सिकेट करके दारू पिला के या कोई मादक पदार्थ का यूज करके कंसेंट लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है रेप की कैटेगरी में आती हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अगर कंसेंट किसी की इंटॉक्सिकेशन के जरिए ली जाती है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होती, क्योंकि वैलिड कंसेंट हमेशा फ्री होती है, वॉलंटरी होती है, विदाउट प्रेशर होती है। ये चीज़ें हैं, उस पर कोई अनडू इन्फ्लुएंस या एक प्रकार से अनफेयर एडवांटेज नहीं होती है। वो स्वतंत्र कंसेंट होती है, ट्रू कंसेंट होती है, वैलिड कंसेंट होती है, सबसे ज़्यादा वो बिना किसी फियर के होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीएनएस के हिसाब से जीरो एफआईआर का कंसेप्ट क्या होता है? तो जीरो एफआईआर ऐसी एफआईआर होती है जब कोई भी किसी, जहाँ पे जुडिक्शन हो या ना हो,
जब पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है अपराध जहाँ घटित होता है, तो वो जिस जगह पे उसका एक्चुअली जो जुरिडिक्शन होता है वो मालूम नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे उस चीज़ की उपयोगिता होती है, रिलेवेंस होती है, FIR वहाँ पे भेज दी जाती है, उस जुरिडिक्शन को उस पुलिस थाने को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे कहीं पे कोई अपराध मान लो घटित हुआ तो आप कहीं से भी FIR लिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक ही जगह से उस चीज़ को वो करें। तो इसमें क्या है, आपकी चॉइस है, जुडिक्शनल चॉइस है कि आप कहीं से भी FIR को दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो है जस्टिस प्रोवाइड करती, विक्टिम जो है कहीं भी अगर किसी को कोई प्रताड़ना मिली है तो वो तुरंत विक्टिम जो है FIR दर्ज करा सकता है। तो ये जस्टिस के अप्रोच पे बेस्ड है। अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो क्या कहता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड का मतलब यही है कि जब आप मेंटल हेल्थ इशू माना जाता है कि मेंटली आप इतना डिस्टर्ब हो गए कि आप सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये BNS में इसके बारे में दिया। अटेम्प्ट टू सुसाइड क्रिमिनल नहीं है, बल्कि ये मेंटल हेल्थ कंसर्न माना गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंटल सुसाइड क्या जो है सुसाइड क्रिमिनल है, तो सुसाइड क्रिमिनल नहीं है, वो मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आ जाता है। स्नैचिंग को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो स्नैचिंग जो अब एक सेपरेट ऑफेंस बन गया है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत आता है। IPC में एम्बिग्यूटी थी, इसलिए इसको अलग सेक्शन निर्धारित किया गया है इसके लिए। BNS में डेथ पेनाल्टी का कम्प्लीटली हटा दिया गया है। BNS रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे बेस्ड है। दूसरा तो सही है, लेकिन जो पहला है वो फॉल्स है। ऐसा नहीं है, डेथ पेनाल्टी अब और सीरियस हो गई। ऐसे अपराध जो ज़्यादा हीनियस होते हैं, जहाँ आदमी को फांसी दी जाती है या मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है, उसको हम डेथ पेनाल्टी बोलते हैं। तो हम अब 12 में चलते हैं। BNS विक्टिम कंपनसेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। मतलब कहने का ये कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय न्याय संहिता है वो विक्टिम के अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब अगर विक्टिम को कोई इंजरी हुई है, कोई लॉस हुआ है या किसी भी प्रकार की क्रूअलिटी हुई है, हैरेसमेंट हुआ है, तो उसको कंपनसेशन देती है। मतलब जस्टिस के अप्रोच पे बेस्ड है, सिर्फ पनिशमेंट नहीं, हीलिंग भी है कि अगर तुम्हारे खिलाफ दर्द हुआ है तो तुमको इसकी हम उपचार भी देंगे, तुमको हम सत्तावना भी देंगे, तुमको हील भी करेंगे। तो ये इसीलिए जो है ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच पे बेस्ड है। तो राइट जो है पूरा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच पे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैला दी जिससे रायट हुआ, तो BNS में कौन सा ऑफेंस बनेगा? अगर तुम सोशल मीडिया पे कोई फेक न्यूज़ फैला देते हो और किसी में दंगा फसाद हो जाता है, तो तुम जो पब्लिक की सिक्योरिटी है, पब्लिक की पीस है, पब्लिक का जो उथल पुथल हुआ या जिसकी वजह से लड़ाई हुआ, दंगा हुआ, मूवमेंट छिड़े, परेशानियां हुई, सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस हुआ, तो वो पब्लिक ऑर्डर ऑफेंस के अंडर आ जाएगा। पब्लिक ट्रंक्विलिटी को जहाँ तुम चैलेंज कर रहे हो, डिस्टर्ब को जो पीस को है फैला रहे हो, तो वो सीरियस ऑफेंस है, वो अफरे राइट की कैटेगरी में आ जाएगा। डॉक्टर ने गलत सर्जरी से पेशेंट की डेथ कर दी, मतलब यहाँ पे जो है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बनेगा, क्योंकि नॉलेज थी उसको, लेकिन वो काम नेग्लिजेंट हो गया, उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो मारना चाहता, इसलिए 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। साइबर फ्रॉड इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेट, अगर साइबर फ्रॉड कई स्टेट से होता है तो वो मामला जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आ जाए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से कमिट करा गया है, अलग अलग सर्वर से, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए या हैक करके या कोई और भी तरीका है, या कोई डाटा को स्टील करके या बोट नेट के जरिए या ट्रोजन हार्स के जरिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो 17 की एज में BNS में जनरली मानी जाती है, अगर 18 साल से नीचे का कोई बंदा है तो वो चाइल्ड ही समझा जाएगा BNS के अंदर। BNS के अंदर जनरल न्यूट्रल ऑफेंस कौन से होते हैं? जहाँ विक्टिम और ऑफेंस दोनों को कोई भी हो सकता है, अफेंडर भी हो सकता है, विक्टिम हो सकता है, मतलब जेंडर के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई भी हो, वो अब जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस के अंदर आएगा। अगर विक्टिम भी कुछ करता है या अफेंडर, तो वो दोनों जो है इसके अंतर्गत आएंगे। BNS में पनिशमेंट का ट्रेंड कैसा है कि जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। अब सेक्शन 20 चलते, चेन ऑफ कॉसेशन कॉन्सेप्ट किस चैप्टर से जुड़ा है? तो
तो चेन जब होती है कि कोई कारण हुआ उसकी वजह से, जैसे तुमने कोई मर्डर करा तो तुमने अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हारी क्रिमिनल इंटेंशन थी, तुम कहाँ से सामान लाए, किससे मिले, कौन कौन से तुम्हारे कनेक्शन, जो रेस जेस्टे का प्रिंसिपल बताता है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो ये सेक्शन 6 जो हमारा इंडियन एविडेंस है, यह वो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाता है कि एक कास की चैन जुड़ी हुई है कि तुम किससे मिले, कहाँ से बंदूक लाए, किससे मारे, किससे किससे तुम्हारी बात हुई। जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, वो दो लोग मिल के षड्यंत्र रखते हैं, चेन बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें या सेडिशन के मामले हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब कुछ हम लोग वो जल्दी से समझते हैं, वन वर्ड समझने का प्रयास करते हैं या हम लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट में कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से एसेंशियल हो सकते हैं। जैसे थिफ्ट अगर हुआ है, उसके साथ कोई वायलेंस हुआ है, डर हुआ है, तो वो रॉबरी के मामले बन जाएंगे। अगर रात को तुम किसी के घर में घुसते हो तो वो सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, इसीलिए वो अग्रावेटेड ऑफेंस है। अगर तुम अबेटमेंट कर रहे हो बिना ऑफेंस के भी, तब भी उकसाना भी अपने आप में एक ऑफेंस है, तो ये भी इसके अंतर्गत पनिशेबल है। अगर तुम कंसेंट माइनर की ले रहे हो तब भी वो इनवैलिड होगी, क्योंकि वो माइनर, वो अभी रेशनल जजमेंट नहीं फॉर्म, उसको ये नहीं पता कि वो जो एक्ट कर रहा है वो एक्चुअली उसके उस कॉन्सिक्वेंस को समझता है या नहीं समझता है। अटेम्प्ट, अगर तुम प्रयास कर रहे हो किसी का मारने का, तो वो भी पनिशेबल है। जैसे तुम रॉबरी का अटेम्प्ट करते हो या स्टेट के खिलाफ कोई अटेम्प्ट करते हो या कुछ भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचते हो, तो वो सब पनिशेबल के अंदर आते हैं। इंसैनिटी में आदमी सोच समझ नहीं पाता है, बुद्धि उतनी खुली नहीं होती, इंसेन होता है, पागल होता है, वो जो करता है उसके बारे में मालूम नहीं होता। MC नैगैटन का केस है, तो ये जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। प्रिवेंटिव डिफेंस में है कि अपने बचाव के लिए जब अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जब उसको यूज करते हैं, तो वो प्रिवेंटिव राइट के अंदर आ जाता है। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है जब लॉ की आप मिस्टेक कर देते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ काटना नहीं, यहाँ थूकना नहीं, यहाँ जो है पॉल्यूशन नहीं फैलाना, यहाँ शोर नहीं मचाना, इसके बावजूद वो काम करते हैं। तो अल्लाह ये मानता है कि हर आदमी को कानून जानना चाहिए, और जो कानून नहीं जानता है उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये इसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर फैक्ट का हो गया कि AB को पकड़ना चाहता था, लेकिन जो B है वो ना मिला, तो उसी को पकड़ लिया, तो उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो वैलिड डिफेंस हो जाएगा, ये एक्सक्यूजेबल है। ये हमारा सेक्शन जो है 76 उसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय।